हेलो एवरीवन, आई होप आपकी तैयारी अब लगभग हो गई होगी सीटेट की परीक्षा की। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सवाल कर रहे होंगे या फिर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, क्योंकि सीटेट का परीक्षा में प्रीवियस ईयर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड, आज चलिए हम लोग एबीएस के प्रीवियस ईयर सवाल करते हैं। तो आपके पास ये पहला सवाल दिख रही होगी, जिसमें बोला गया है कि किसी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वह वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है, और फिर वह बी पर जाता है जो ठीक ए के दक्षिण में 600 मीटर दूर पर स्थित है। फिर वह सी पर जाता है जो कि बी से ठीक 150 मीटर पश्चिम में दूरी पर स्थित है, और अंत में वह वाई पर पहुंच जाता है जो कि सी के ठीक उत्तर 100 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए करके देखते हैं। पहले देखिए, कोई भी व्यक्ति एक्स पर स्थित है और एक्स से ठीक वह पूर्व 800 मीटर पर जाता है, यानी कि पूर्व की ओर 800 मीटर ए, और इसके फिर वह बी पर जाता है जो ठीक ए के दक्षिण में है। ए के दक्षिण में मतलब कि नीचे बी पर जाता है जो कितना है 600 मीटर है, और फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक 150 मीटर दूरी पर स्थित है। पश्चिम की ओर जाते हैं, 150 मीटर की दूरी पर स्थित है ये सी, एंड अंत में वह वाई पर अस्पताल पहुंच जाता है जो ठीक सी से उत्तर दिशा में 100 मीटर पे है, यानी सी से कितना 100 मीटर पे यहाँ पे अस्पताल है। तब इसके सापेक्ष अस्पताल के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? अस्पताल के सापेक्ष रोगी का घर किस दिशा में होगी? तो ये अस्पताल वाई, यहाँ वाई से एक्स की जब देखेंगे डायरेक्शन में तो ये वाई और ये एक्स, तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम दिशा में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पश्चिम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। झटके से आगे पीछे करने वाला पक्षी हमारे तोता है, और मनुष्य के जैसे आँख उल्लू के होते हैं, और ये अपनी गर्दन लगभग पीछे की ओर घुमा लेती है उल्लू। तो यहाँ आंसर डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा सकने वाले पक्षी कौन सा है? तभी हमने जाना उल्लू। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये मैना है, ये उल्लू है, इसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने होती है। और एक है, जब भी जो पक्षी रात के अंधेरे में देख सकते हैं वो किसी भी वस्तु को सफ़ेद या काली देखते हैं। किसी भी चीज़ को, चाहे वो किसी भी रंग का हो, उसे वो सफ़ेद या काली की तरह ही देखते हैं, उसी की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट।
ब्रेल लिपि। देखिए, ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि मोटे कागज में उभरे बिंदु पे बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इसे छूकर पढ़ पाते हैं। ब्रेल लिपि को छू करके पढ़ पाते हैं और यह डॉट से बनी होती है। तो यह कितने डॉट से बनी होती है ये पूछा गया। तो ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल द्वारा इजाद की गई थी और ये 6 बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। चलिए आपको दिखाते हैं कि ब्रेल लिपि कैसे होती है। तो देख सकते हैं आप, ब्रेल लिपि इस टाइप की होती है और ये महसूस करके यहाँ अल्फ़ाबेट या जो कुछ भी ब्रेल लैंग्वेज में लिखी होती है उसे यह दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से पढ़ लेता है। नेक्स्ट सवाल, हमारे देश में ऐसा राज्य जहां ग्रामीण क्षेत्र गांवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती के से लगभग 3-3.5 मीटर या फिर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों के उपयोग करके बनाया जाता है या घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं। तो जब भी वर्षा वाले क्षेत्रों की बात हो रही है जहां अत्यधिक वर्षा होती होगी, जहां बार बार बाढ़ की संभावना होती होगी, वहीं 3.5 मीटर ऊंचे पे घर बनाई जाती होगी। और वह कैसा, तो यहाँ बांस के खंभों पे घर बनाई जाती है। तो वह कौन सा राज्य है, तो वो असम राज्य है। असम राज्य में ही अत्यधिक वर्षा होती है तथा यहाँ के घरों की स्ट्रक्चर ही है बांस के खंभों के ऊपर बनाई जाती है। यहाँ बांस को टिम्बर भी बोला जाता है क्योंकि टिम्बर एक मूल्यवान वस्तु है, इसीलिए उसका कंपेयर बांस से की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, आप देख सकते हैं कि असम के घर कैसे बांस से बने होते हैं और जब वर्षा का पानी आता है तो ये लबालब भर जाता है जिससे कोई घर में कोई क्षति नहीं होती है। ये हर मौसम में ही होती है, इसीलिए ये लोग की दिन प्रतिदिन की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है और भी ये है, देख लीजिए आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल, सवाल 7वां, देखिए 3 विभिन्न स्थानों जहां जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों का विवरण है। मतलब एक लेह यानी लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिल के बनाए जाते हैं जो नीचे की मंजिल पर आवश्यकता के सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी और छत के सपाट बने होते हैं। तो ये सही है कि लेह और लद्दाख के घर 2 फ्लोर में बनते हैं। नीचे आवश्यकता के सामान तथा पशु को रखे जाते हैं, चारे रखे जाते हैं। मनाली के बारे में देखते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में है, में मकान बांसों के खंभों की बात असम में की गई है, मनाली में नहीं, ये गलत है। राजस्थान के गांवों के लोग मिट्टी के घर बनाते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो हाँ ये सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा A and C यानी कि D। नेक्स्ट सवाल 8, नीचे दिए गए जीव पर विचार कीजिए। अब घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। कछुआ जब देखते हैं कि वो पानी में रहता है, मछली पानी में रहता है, घड़ियाल पानी में रहता है, कौवा कभी पानी में नहीं रहता। तो इन सबों से भिन्न है तो वो कौवा है। आंसर C। चलिए नेक्स्ट सवाल, हाथियों के
बारे में नीचे दिए गए कथन। हाथी के बारे में है, देखिए एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु के झुंड में रहते हैं, तो ये गलत है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी खा लेता है, किलोग्राम से अधिक पत्ते खा लेते हैं, हाँ ये सही है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी उसको सभी फैसला लेती है, बुजुर्ग हथनी, तो ये आपकी हो जाएगी सी और डी आंसर, यानी कि सी। नेक्स्ट सवाल, बिहार से और एक है मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार में ही प्रचलित है। तो जब भी मधुबनी पेंटिंग की नाम आती है तो वो बिहार है। यहाँ मधुबनी पेंटिंग चावल से बनाई जाती है, चावल के जैसे आटा पीस करके, चावल के पीस करके पेंटिंग बनाई जाती है। बिहार के लोगों को मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वश्रेष्ठ अवधि कब होती है? तो ये होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। और मधुमक्खी पालन मेनली बोचाहा गांव में फेमस है, बिहार के बोचाहा गांव में। नेक्स्ट सवाल, किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए कितना 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 बजे चली। अगली दिनांक 17 तारीख को 16:20 में सूरत पहुंची। तो जब उडुपी से यह निकली 20:20 में 16 तारीख को, और सूरत पहुंची यह 16:20 में। ये 17 तारीख को। तो आप सूरत जब देखेंगे तो ट्रेन टाइम 24 घंटे की फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ जब हम देखेंगे 20 तो बज ही गया है, तो मतलब हमारे पास कितना है, 3 घंटा 40 मिनट के बाद 24 बज जाएगी। और फिर 17 तारीख जो हमारे पास है ये कितना है, 16 घंटा 20 मिनट। जब इसे जोड़ते हैं तो हमारे पास 20 घंटा आते हैं। और ट्रेन यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है, तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन का औसत चाल क्या होगी? औसत चाल निकालने के लिए औसत चाल बराबर संपूर्ण या फिर कुल दूरी बटा कुल समय होती है। हमारे पास टाइम जो था 20 आवर थी, टोटल डिस्टेंस जो थी वो 1440 किलोमीटर थी। तो 1440 किलोमीटर थी, तो हमें औसत चाल निकालना था। औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 1440 थी और 20 किलोमीटर 20 घंटा टाइम थी। अब इसे काटेंगे तो देखेंगे 0 0 कट गई, 2 7 14, 2 दूना 4, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं, सवाल में हमें मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें 5/18 से गुना करने होती है। तो हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उसे मीटर प्रति
सेकेंड में बदलने के लिए 18 से 5/18 से गुना करेंगे। तो आप देखते हैं 18 का 18 चौका 72 होता है, तो हमारे पास 4 × 5 बराबर 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गई। तो 20 मीटर पर सेकेंड यानी कि आपकी आंसर हो जाएगी सी। चलिए नेक्स्ट सवाल। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ जाना चाहते तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ क्या होगी? कोलकाता के सापेक्ष क्या होगी? चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी? तो आप जानते हैं कि यह हमारे भारत के नक्शा ऐसे है। तो यहाँ पे है कोलकाता और यहाँ पे है पंजाब या हरियाणा, उसी का कैपिटल है चंडीगढ़। तो इसके सापेक्ष जब भी हम सीधी रेखा खींचेंगे तो इसकी दिशा क्या होगी? किसके सापेक्ष? कोलकाता के सापेक्ष हरियाणा की चंडीगढ़ की स्थिति पूछी गई है। तो इसके सापेक्ष हमारी स्थिति क्या हो गई? ये हो गई उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा आप जानते ही हैं, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, सॉरी ये ईस्ट और ये वेस्ट होती है। और जब ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट और ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। तो हमारी जो दिशा है ये चंडीगढ़ की दिशा यहाँ पे फॉल कर रही है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट। आपके करेक्ट आंसर सी। चलिए देखते हैं चंडीगढ़ कहाँ पे है। देख सकते हैं कि कोलकाता यहाँ पे और चंडीगढ़ यहाँ पे, इसके सापेक्ष अगर सीधी रेखा खींची जाती है तो वो कहाँ पे होगी? तो आप देख सकते हैं ये होगी उत्तर पूर्व में। चलिए नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम। तो प्याज की खेती करनी है आपको, फसल बुआई से लेके आपको खाने तक की। सबसे पहले हम जब भी कोई फसल उगाते हैं तो हम पहले उसे मिट्टी को ओला पोला करेंगे या जुताई करेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। तो चलिए वही क्रम देखते हैं। तो पहला जो है यहाँ बीज बोना तो पहला नहीं, ये दूसरा है, ठीक। खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गड़ाई करना, मृदा को पोला करना या नरम करना। तो ये पहली स्टेज होती है कि हम खेत पहले बनाते हैं, उसके बाद हम दूसरी स्टेज क्या करते हैं? बीज बोते हैं। प्याज को उखाड़ कर निकालना, ये तो अंतिम स्टेज। उसके बाद तीसरी स्टेज क्या हो जाएगी हमारी? खरपतवार निकालने का। और उसके बाद हमें क्या करना होगा? खरपतवार निकाल देंगे, उसके बाद हमारा प्याज बड़ा हो जाएगा, उसके बाद हम प्याज को उखाड़ लेंगे, यानी कि चौथा स्टेज ये हो जाएगी। और जब प्याज को हम उखाड़ लेंगे उसके बाद उसकी सूखी पत्ती को हटा करके हम खा लेंगे। तो क्या हो जाएगी हमारा? D A B E C। आपकी करेक्ट आंसर डी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 14। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक का और एक नाम है ये सहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता? तो रेगिस्तानी ओक की जड़ें अधिक गहराई तक होती हैं। हाँ, ये पेड़ से 30 गुना अंदर तक जड़ें होती है, पेड़ के तने के नीचे नहीं, क्योंकि रेगिस्तानी पेड़ के तने के अंदर, क्योंकि उसे तो ज़्यादा पानी ही नहीं मिलती, तो वो अपने तने पे कैसे स्टोर करके पानी रखेगा? तो ये नहीं होगी। सॉरी ये होगी। जड़ों का अधिक गहराई तक जाना, पेड़ के तने में पानी होती है, पत्तियां उसमें बहुत कम होती है रेगिस्तानी ओक में, और बड़ी और बहुत सारी पत्तियां आपकी होती है
ये होती है आपके खेजड़ी वृक्ष में। ये आपके गलत हो जाएंगे। खेजड़ी वृक्ष भी रेगिस्तानी वृक्ष है, यह भी रेगिस्तान में ही पाया जाता है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसका आंसर डी है। तमिलनाडु के निकटवर्ती, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती हम देखते हैं तो कर्नाटक, महाराष्ट्र तो यहाँ राज्य गुजरात के आसपास मध्य प्रदेश के, तो तमिलनाडु के निकटवर्ती तो ये नहीं है। आंध्र प्रदेश है, केरल भी उसके सामने है और कर्नाटक है, हाँ ये सामने है। अब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा कहाँ पे है, इधर पश्चिम बंगाल के सामने, गुजरात यहाँ पे, राजस्थान के सामने, तो ये सब आंसर नहीं होंगे। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं, देख सकते हैं कर्नाटका यहाँ पे है, इसके समग्र ये आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु है। देख गुजरात यहाँ पे है, उड़ीसा यहाँ पे है, तो ये आंसर नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। मोहन, मोहन ने कक्षा में बताया उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं, जिसे हम चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत। विज्ञान जो हमारे EVS है, पर्यावरण अध्ययन 6 थीम जिसमें पढ़ाई जाती है, उसी के अंतर्गत एक थीम है चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं। थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थी को चाय बनाने के, कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। तो जब भी हम अगर कुल्हड़ बनाना सिखाते हैं, व्यक्ति EVS हमें बोलती है कि सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए तथा बालक को करके सीखने पे जोर दिया जाना चाहिए और उसके जो आसपास के अनुभव हैं उसे ही उदाहरण में सम्मिलित करके उसे समझाना चाहिए। तो चाय बनाने की कुल्हड़ की विधि जब हम सिखाना चाहें तो क्या उसे तकनीक संसाधन का प्रयोग करेंगे? हम कोई मशीन से उसे कुल्हड़ बनाना सिखाएंगे? नहीं। मीडिया में हमें क्या एक वीडियो दिखा देंगे कि ऐसे कुल्हड़ बनते हैं? तो ये भी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन अगर हम उसे केवल मिट्टी दे देते हैं और तुम लोग कुल्हड़ बनाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उसे अपने आसपास के सामुदायिक संसाधन के, जैसे उनके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं तो हम उसे स्कूल में बुला करके प्रदर्शनी लगा के बच्चों को सिखाएंगे कि कुल्हड़ कैसे बनाई जाती है। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विज्ञान का सर्वोत्तम करना, देखिए विज्ञान सुव्यवस्थित होती है, ज्ञान है, एवं स्थिर नहीं है, बल्कि बहुत सारे रिसर्च चलते रहते हैं, तो ये स्थिर नहीं है। विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, हाँ ये हो सकती है। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है। विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। देखिए विज्ञान क्या है? ज्ञान की इकाई के साथ साथ ज्ञान निर्माण करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा NCF 2005 से सवाल है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन EVS सिखाने का वर्णन करता है? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, अधिगम के विचार और कौशलों को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी मीन्स आप बच्चे को बस बता रहे हैं कि हाँ ऐसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है कि पेड़ सूर्य का प्रकाश ऑब्जर्व करता है और फिर उससे भोजन बनाते हैं, तो ये नहीं होगी। EVS में ऐसे नहीं। देखिए अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना, हाँ। पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति करना, हाँ। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, हाँ। A, B और D आंसर आपकी D हो जाएगी। A, B और D आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, आपका 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या
करता है। देखिए, पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय नहीं है, बल्कि एकीकृत विषय है। 1 से 5 तक में अध्ययन किया जाने वाला विषय है नहीं। बालक के परिवेश, हाँ, ईवीएस बालक के परिवेश से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, वह जितने भी हमारे पर्यावरण में घटित मुद्दे हैं, वो वही चीज का अध्ययन करना ही ईवीएस है। तो आंसर सी। विभिन्न थीम पे नहीं, केवल थीम पे ही आधारित नहीं है। क्वेश्चन 20, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उसमें मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा की जाती है, जबकि उसे भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन संबंधित है? देखिए, क्या बोला जाता है कि मेहमान चाय बनाने के लिए उसकी बहन से अपेक्षा की जाती है, बशर्ते उसके भाई के, क्योंकि खाना पीना बनाने हमारे समाज में भी देखा जाता है कि ज़्यादातर अधिकतर लड़कियां या फिर माँ करती है, इसलिए उससे। तो इस टाइप का जब भी होता है भाई और बहन, या फिर लड़का और लड़की, पुरुष या महिला, तो यह होती है जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब लैंगिक रूढ़िवादिता होती है। तो ये ईवीएस का पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि यह समानता और गैर संबंधित भेदभाव है। ये दोनों नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट सवाल 21वां। देख, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए, जल संरक्षण से संबंधित कहानियां और कविता गीत इकट्ठे करना। उसे क्या, कविता और गीत इकट्ठे करने का के आप नहीं कह सकते हैं कि जल संरक्षण के लिए उसे प्रेरित नहीं कर सकते। जल के उपयोग से संबंधित चित्र देखकर जल संरक्षण के बारे में उसे उतनी अच्छे से प्रॉपर नॉलेज नहीं दे सकते हैं। वे अपने परिवार में सदस्य जल का कैसे उपयोग करते हैं और इस जल का बजट बना करके, हाँ, कि वो कितना बजट एक दिन में कितना जल का प्रयोग कर रहा है, इस टाइप से वो ऑब्जर्व करके, यहाँ ऑब्जर्व लर्निंग में फोकस करके उसको जल संरक्षण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 22, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात के जंगल गुजरते हुए 3री कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट के ची ची आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज है। तो क्या आप करेंगे? विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह कीट की आवाज है। आप तुरंत वहीं पे बता देंगे, उसे कोई ऑब्जर्व करने का मौका नहीं देंगे, अपने से खोजने का नहीं, ऐसा नहीं। अन्य विद्यार्थियों से उसकी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहेंगे। हाँ, इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अगली कक्षा में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे। तो विद्यार्थी से कहेंगे कि खोज आवाज रात में उसे ढूंढने के लिए नहीं बोलेंगे। आंसर बी है कि अन्य विद्यार्थियों से उसकी प्रतिक्रिया को साझा करने कहेंगे और सबके अनुभव को शेयर करने के लिए कहेंगे। ओ 23 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोग के परिणाम। देखें, प्रयोग के परिणाम, अगर पर्यावरण अध्ययन में किसी भी प्रयोग, कोई भी आपको क्रियाकलाप दिया जाता है तो उसका परिणाम क्या करना चाहिए? तो प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए। क्या मैथ में जैसे दी जाती है कि लास्ट में उत्तर माला दी जाती है, उस प्रकार से यहाँ प्रयोग के परिणाम भी दिए जाएं? तो ये नहीं है, क्योंकि प्रयोग में बच्चा खुद ऑब्जर्व करेगा, तो अगर जब उसे उत्तर मिल जाएगा तो वो ये करने के लिए उत्सुक नहीं होगा, रुचि नहीं लेगा। तो नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं आकलन करके निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहिए, यानी कि
उसे खुद ऑब्जर्व करने का मौका देना चाहिए आंसर ढूंढने के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। विद्यार्थी से सूखी पत्ती इकट्ठा करने बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा बनाने में सहायता करेंगे, खाद बनाने में सहायता करेंगे। बागवान से बात करेंगे कि ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वे इस समस्या को सुलझाएं क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि बच्चा विद्यार्थी से सूखी पत्ती इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। नेक्स्ट 25 निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम जो समाज में या सभी पीयर ग्रुप के साथ किया गया अधिगम क्या आवश्यकता थे? तो विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, हाँ। विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं, हाँ। विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं, हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने समूह में साथ साथ प्रतिक्रिया करते हैं, हाँ। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, हाँ। ये भी यहाँ ऑप्शन चारों सही है, परंतु सी जो है वो क्या बोल रहे हैं, समूह में साझा करते हैं और समूहों में कार्य करते हैं, ये दोनों को समाहित कर लेता है कि समूह में वो कार्य सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता भी करते हैं, खुद का असेसमेंट करते हैं। तो ये सी और डी आंसर हो जाएगी आपका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थी से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाएं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर पत्थर पर कपड़े रगड़कर धोएं। कपड़े धोने का लकड़ी का बेटा से धोकर ब्रश लगाकर वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए दिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? मतलब कपड़े धोने पे व्याख्या सभी स्टूडेंट को शामिल की गई है अपने अपने एक्सपीरियंस बोलने के लिए। तो वो किस लिए क्या सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है? तो विद्यार्थियों को सामाजिक असमानता को उजागर किया जाता है कि बच्चा कोई अमीर घर है तो उसका वॉशिंग मशीन है, कोई गरीब है तो वो नदी में धो रहा है, तो ये नहीं की जाती है। विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतित करने के लिए प्रेरित की जाती है। तो हाँ, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, हाँ, बहुत टाइप के वहाँ कपड़े कैसे धोए जाते हैं, तरह तरह के लोग, कोई वॉशिंग मशीन से तो कोई ब्रश से तो कोई ऐसे ही बट्टे से, ये अपने अपने विचार शेयर करते हैं। तो ये हमें देखने को मिलते हैं। उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए हाँ तरह तरह के वो प्रक्रिया सीख जाएंगे कि वॉशिंग मशीन से कैसे धोए जाते हैं, ब्रश से कैसे धोए जाते हैं, बट्टे से मार मार के कैसे धोए जाते हैं, धोबी कैसे धोते हैं। तो बी, सी और डी आंसर आपकी हो जाएगी, यानी कि बी। नेक्स्ट आंसर 27 निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी, जो एनसीएफ 2020 है वो रचनावादी संरचना पर फोकस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करता है? अध्यापक क्या होती है? फैसिलिटेटर, सहायता दाता होती है। पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, ये नहीं, पढ़ाना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थी को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, प्रश्न करना,
और व्याख्या करना, क्या टीचर प्रश्न करके उससे व्याख्या करेगा कि नहीं चलो तुम बताओ सूर्य का प्रकाश हमारे लिए क्यों जरूरी है, फिर उसे व्याख्या करेगा। तो ऐसे नहीं, ये विद्यार्थी को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, हाँ विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए बोला गया है। तो और पढ़ाना उसका काम है ज्ञान का, तथा ज्ञान का क्या करना, उसका व्याख्या करना। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए और सी यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट सवाल। कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये पर्यावरण अध्ययन एकीकृत विषय है, इसमें साइंस भी पढ़ाई जाती है, एसएसटी भी पढ़ाई जाती है, तथा इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ाई जाती है। तो ये तीनों विषय पढ़ाई जाती है, इसीलिए ये क्या है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। तो आंसर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल। अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वह विद्यार्थी से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकार के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर के बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियाँ चिड़ियों की बीट में गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो अध्यापिका को विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें घोंसला हटाकर गलत किया, या फिर विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करना। उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। विद्यार्थी को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावकों अभयारण्य में घूमते, इससे वह घोंसला की कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सीख पाएगा। तो ऑप्शन डी, विद्यार्थी से यह कहना चाहिए कि मम्मी से सही किया, क्योंकि चिड़िया को पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए, हमारे घर पे नहीं। तो ऐसे रूढ़ व्यवहार नहीं बच्चे के सामने करना चाहिए, उसे पक्षी तो ये सबसे संवेदनशील भावना विकसित करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए, और घोंसला क्यों नहीं बिगाड़ना चाहिए इस पे चर्चा की जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 30 लास्ट सवाल। विद्यार्थी को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमारे चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देना चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के द्वारा किसकी अपेक्षा की जाती है? तो सुरक्षा, ये ऑप्शन है, सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। सड़क सुरक्षा का गाड़ी चलाते रहना या बंद करना इससे कोई रिलेटेड नहीं है। ट्रैफिक नियम का पालन करना है। ट्रैफिक नियम में अगर रेड बत्ती जल रहा है तो उनके पिताजी हैं वो रुक गए हैं, यही ट्रैफिक नियम का पालन कर रहे हैं, ना कि वो बंद करे या कुछ भी करे, इससे रिलेटेड ट्रैफिक नियम नहीं। वो पर्यावरण के लिए चिंतित होना, वो पर्यावरण के लिए चिंतित नहीं है। ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना, वो ईंधन का अगर विवेकपूर्ण उपयोग करते तो ट्रैफिक जब रेड सिग्नल होती है तो वो अपने गाड़ी बंद कर लेते। तो ये सी और डी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी में। आई होप फ्रेंड आप लोग ये कक्षा में एंजॉय किए होंगे। आप बताएं कि आपकी 30 आउट ऑफ कितना आया। चलिए ठीक है, थैंक यू, यू आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।